हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं और वो तमाम चैनल्स पर और इंटरनेशनल चैनल्स पर भी अपनी बात विदेश नीति के संदर्भ में और विदेश में घट रही घटनाओं के संदर्भ में रखते हैं। डॉक्टर शेख, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? अमेरिका एक बार तो भारत की आलोचना कर देता है, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वैसा दृष्टिकोण नहीं है, ये बयान आता है। ठीक एक पखवाड़े के भीतर वहां के दो मंत्रालयों की तरफ से भारत की तारीफ के इतने बड़े कसीदे, मतलब क्या है सर इसका? देखिए दिवाकर जी, आप इसको इस प्रकार से लें कि अमेरिका से भारत की या भारत से अमेरिका की जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज है, ना कि लव मैरिज है। और उसको अरेंज करने वाला कोई देश है तो वो चाइना जिसने इस मैरिज को अरेंज किया है। तो ये लव हेट रिलेशनशिप और सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जब नेशंस फाइनली बात करते हैं तो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को भी सामने रखते हैं, लेकिन उसके आगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। और अभी जो एक दुनिया में जिसको कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के परिवर्तन का जो प्रयास हो रहा है, जिसको विशेषकर चाइना और रशिया भी, पहले रशिया कम कर रहा था, अब रशिया ज्यादा कर रहा है यूक्रेन में। जिस प्रकार से नेटो और अमेरिका शस्त्र दे रहा है यूक्रेन को उसके बाद, तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का काम चल रहा है, उससे सबसे ज्यादा समस्या किसी देश को है तो वो हेजेमन को है। हेजेमन आज कौन है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट है। वेस्ट नहीं चाहता कि कैसे भी या कुछ भी हो कि जो इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट इन पर्टिकुलर है, जो 4-5 कंट्रीज आती है जिनको 5 आईज भी कहा जाता है, उनके पास से वैश्विक सत्ता निकले और कहीं और जाए। तो उसमें चाइना सबसे बड़ा उनका प्रतिद्वंदी है। उस प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई देश वास्तव में कुव्वत रखता है तो वो केवल हिंदुस्तान है। तो ये जो अरेंज मैरिज हुई है वो हमारे और अमेरिका के बीच में चीन की वजह से हुई है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हुई है। वरना आपको लव मैरिज देखनी हो अमेरिका की तो वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वह कनाडा के साथ है, वह न्यूजीलैंड के साथ है। मतलब आप ये कहिए कि एंग्लोफोन, एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन देश जो है, दोनों चीजें बोल रहा हूं एक साथ में, एंग्लोफोन, एंग्लो सेक्शन और क्रिश्चियन जो देश है, 5 देश हैं, उनकी लव मैरिज है। और बाकी जितनों की भी है, इंक्लूडिंग जापान को भी आप देख लो, दक्षिण कोरिया को भी देख लो, तो इन सब की अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के साथ अरेंज्ड मैरिज है, वो किसी ना किसी दूसरी पार्टी की वजह से है। अब जो ये आप ये शंग्रीला डायलॉग्स की बात करते हैं, मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि जो परसों इसमें एक संवाद हुआ था यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, उसमें कैटेगोरिकली चाइना ने एक बात रखी कि जो ताइवान है वो वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से चाइना का अंग है, वो किसी प्रकार की भी ताइवानीज इंडिपेंडेंस को लाने के लिए कुछ मूवमेंट होता है, कुछ किया जाता है, तो चाइना वॉर पर जाने से नहीं रुकेगा। तो मतलब ये धमकी किसको थी? ये सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को थी, क्योंकि लगातार यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ताइवान को हार्म भी कर रहा है। माना जाता है कि उनकी ट्रेनिंग भी की जा रही है, वेरियस फोरम पर भी उसको लाने की कोशिश करता है, उसके मुद्दों को उठाते भी है और 2 तरह से उठाता है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए लोग क्या है साहब, फॉरेन पॉलिसी को जो पढ़ते हैं ना, तो वो लाइन दर लाइन पढ़ते हैं, लेकिन लाइंस के बीच में नहीं पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों पहले ताइवान का जो प्रश्न किया गया था जो बाइडेन साहब से, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम जंग करेंगे यदि ताइवान के ऊपर खतरा आता है। तो उसके बिल्कुल बाद इमीडिएटली आफ्टर जो उनकी जो सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उन्होंने उस बात को रिजेक्ट किया और कहा कि हम उसकी मदद करेंगे, हम जंग नहीं करेंगे। तो एक मुंह से तो अमेरिका ने कहा चाइना को कि हम जंग करेंगे, दूसरे मुंह से कहा हम जंग नहीं करेंगे। तो ये जो है ना खेल है कि ठीक है बाइडेन साहब के मुंह से निकल गया और उन्होंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन हम एज स्टेट पॉलिसी नहीं करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं समय पड़ने पर एक्ट करने के, फौज भेजने के भी, तो 2 मुंह से वहां पे भी ये लोग खेले थे। अब जब चाइना ने हिट बैक किया
तो इनको हिंदुस्तान की याद आई कि अगर कुछ होता है और चीन जंग करता है तो उसको रोकने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड और जो मिलिट्री कुव्वत है वो किसके पास है? वो केवल हिंदुस्तान के पास है, वो जापान के पास नहीं है, वो फिलीपींस के पास नहीं है, वो दक्षिण कोरिया के पास नहीं है, वो वियतनाम के पास भी नहीं है। और यदि इंडो पैसिफिक पर्टिकुलर, इंडो पैसिफिक जनरल और साउथ चाइना सी पर्टिकुलर की बात करें जिसमें ट्राइबल स्टेट्स भी आ जाती है, तो अमेरिका की जो मिलिट्री आउटरीच है वो केवल नेवल आउटरीच है। वो बूट्स ऑन ग्राउंड और आर्मी और नेवी की और एयरफोर्स की नहीं है। अगर आर्मी की किसी के पास ताकत है इस पूरे क्षेत्र में, ये एशिया पैसिफिक जिसको पहले कहते थे या चाइना कहता है और हम जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं, तो केवल कुवत किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान है। इसलिए कहीं ना कहीं जो बार बार ऑलिव ब्रांच दी जाती है इसलिए दी जाती है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होने देना है। वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने से रोक सकता है, मदद कर सकता है तो केवल हिंदुस्तान कर सकता है। बाकी जितने देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का नाम रख लो, आप न्यूजीलैंड का नाम रख लो जो कि 5 आई स्टेट्स है, या जो उनके ट्रीटी बाउंड अलाइज हैं जैसे दक्षिण कोरिया, फिलीपींस हुआ या जापान हुआ, ये अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। वो कुछ दिनों पहले इसके विषय में एस जयशंकर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली और बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन जंग का चीन और हिंदुस्तान के विवाद से कोई लेन देन नहीं है, ये विवाद उससे पुराना है और हम सक्षम हैं। एक तरह से उन्होंने यूरोप ने जब ये बात पूछी कि आप फेंस सिटर हैं, तो कल से आपके ऊपर यदि चाइना हमला करता है तो फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरोप आपकी मदद के लिए आएगा? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उसको डील कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास कुवत भी है और हमारे पास फॉरेन करेंसी का भंडार भी है। हमको अगर शस्त्र खरीदना भी है तो यूक्रेन की तरह दूसरों की मदद के लिए नहीं देखना पड़ेगा कि यूएस की जो संसद है वो 35-40 करोड़ 35-40 अरब बिलियन 35-40 बिलियन डॉलर का जो बजट है वो अप्रूव करेगी, उसके बाद अस्त्र शस्त्र आएगा। नहीं, भारत अपनी ट्रेजरी से खरीद सकता है। तो हमने ये बात भी क्लियर कर दी। ये आपने भारत की बात बताई कि भारत को इतनी जरूरत नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं, आपने एक बहुत अच्छे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया कि चाइना के कारण ये इंगेजमेंट हुआ है, जो वो एक अरेंज मैरिज है। मुझे हंसी भी आ रही है। अरेंज मैरिज में बहुत कुछ जो एक पक्ष होता है वो लेन देन कर लेता है। तो भारत को अब मान लेना चाहिए कि अमेरिका को बड़ी जरूरत है और अमेरिका रूस को बैलेंस करने के लिए, चाइना को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत को समझ रहा है। तो भारत को फायदा उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात हमेशा कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान आज की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें एक स्वीट स्पॉट पर है और इसलिए हिंदुस्तान जो है अमेरिका के हिसाब से आप देखिए, अमेरिका के दृष्टिकोण से आप देखिए तो सैंक्शन प्रूफ है। तो अमेरिका जितनी चीजों का मना करता रहा हम करते रहे लेकिन सैंक्शन नहीं लगे, चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम की बात हो, हम आज भी उन चीजों पर टिके हुए हैं। चाहे वो रूस से कच्चा तेल खरीदने की बात हो, हम उस पर भी टिके हुए हैं। हो सकता है, अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जब आएगी तब मालूम पड़ेगा। हो सकता है कि हम ईरान से भी तेल खरीदें, उसके बाद भी हमारे ऊपर टैक्स का सैंक्शन नहीं लगे। तो ये जो अमेरिका की भारत पर आज के समय की निर्भरता है उसका हम डेफिनेटली लाभ ले रहे हैं, वो लेना भी चाहिए। हाँ, और वो जो हम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा माना गया कि अमेरिका अपनी नाराजगी अर्थात खीज और साथ देने की जो प्रक्रिया है वो एक साथ शुरू करता है। ये अमेरिकन सोच के बारे में विशेषज्ञों का कहना है। आप भी एक विशेषज्ञ हैं, विदेश मामलों की कुछ जानकारी मैं भी रखता हूं। मेरा ऐसा मानना है, या लोग कह रहे हैं, कि जो कुछ भी भारत में अभी अल्पसंख्यकों के नाराजगी के संदर्भ में कहा कुछ जा रहा है उसके बारे में कुछ न कुछ अमेरिका ने बूस्ट किया है अंदर खाने, कूटनीतिक तौर तरीके से। क्या आप सहमत हैं इससे? आप विद इन द कंट्री की बात कर रहे हैं दिवाकर जी की इंटरनेशनल फोरम की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में और विद इन द कंट्री भी, जो कि भारत को उसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है, ऐसा अमेरिकी मानते हैं।
देखिए, अमेरिका तो कंट्रोल हर देश पे करना चाहता है, ये बिल्कुल सही बात है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अब जहां तक अंदर की बात है कि अंदर की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके पीछे क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अभी इसके ऊपर भारत सरकार कहना चाहिए, हम नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आप बात करें इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स आया है, क्या इस इंटरनेशनल जो आवाजें उठी हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संलिप्त है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन कोनों से आवाज आई है उसमें अमेरिका के समर्थक देश जैसे कि जीसीसी के कंट्री, चाहे वो कतर, कुवैत, सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो, या अमेरिका के ध्रुव विरोधी देश, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वह ईरान हो, चाहे वह लीबिया हो, चाहे वह यमन हो, तो ये दोनों कोनों से आई है और एक साथ एक जैसी आई है। तो इसको हम इसमें अमेरिका का रोल नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि क्या है कि अगर ये कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं दुनिया में कि अमेरिका कहेगा दिन है, उसके समर्थक कहेंगे दिन है, तो उसके जो एंटी फ्रैक्शन है जिनके ऊपर उन्होंने इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं या वॉर कर रखी है, वो कहेंगे नहीं भाई साहब दिन नहीं रात है, तो एक जुबान में वो नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के और मुद्दे पर नहीं, मैं थोड़ा विवाद एक बात आया, और ऐड कर लेंगे भाई साहब, अगर ये होता जो आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सबसे प्रबल आवाज आती है टर्की की तरफ से, क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का अलाय है और टर्की ने कहीं ना कहीं अपनी जियोपॉलिटिकल अप्रोच को भी परिवर्तित किया है। वो वापस से अमेरिका के करीब जा रहा है, वेस्टर्न खेमे के करीब जा रहा है, इजराइल के करीब जा रहा है। तो टर्की की तरफ से, टर्की की सरकार की तरफ से, ये छोड़ दीजिए कि उनके जो पॉलिटिशियंस ने कुछ ट्वीट किए वो और जो आवाम की तरफ से कोई बात आई उनकी बात खुद कीजिए आप, लेकिन टर्की की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा है सच। तो यदि अमेरिका की तरफ से वो कुछ होता तो वो सबसे पहली आपको आवाज दिखती टर्की की तरफ से। लेकिन गुलेश भाई, क्या आप ये नहीं मानते कि एक मुद्दे पर, एक बयान के मुद्दे पर 17 देश एक साथ आ जाते हैं, नाराजगी भी व्यक्त करते हैं अपने हिसाब से, हालांकि भारत ने पूरे तरीके से उसको टैकल कर लिया है, मैनेज कर लिया है। सवाल यह है कि उनकी नाराजगी जिस स्तर पर होनी चाहिए, जिस पिच पर होनी चाहिए, वो थी नहीं, कम से कम डिप्लोमेटिक स्तर पर। क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए दिवाकर जी, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी इसमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर, और मैंने ये पाया कि इनिशियली इन देशों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया थी नहीं, लेकिन वहां का जब सोशल मीडिया आप देखना शुरू करते हैं, मैंने खंगालना शुरू किया दुबई का, यूएई का, सऊदी अरेबिया का, कुवैत का, कतर का, ओमान का, तो वहां से सोशल मीडिया से जो रिस्पांस शुरू हुआ उसके कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रेशर में आकर सरकारों ने प्रतिक्रिया दी, और कहीं ना कहीं जो वहां के रिलीजियस उलमा हैं उनके प्रेशर में आके भी दी। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जो चीफ काजी बोले, मुफ्ती बोले, मुझे टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती क्योंकि मैं रिलीजन का सच स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो मेन धर्मावलंबी, जो मेन प्रीस्ट है ओमान के, जो ओमान के मेन प्रीस्ट है, उन्होंने कैटेगोरिकली ट्वीट करके कहा था, और उसके बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। ये ओमान के चीफ प्रीस्ट थे। तो गुलेश भाई, आवाज गुलेश भाई की नहीं आ रही? जी आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ जी जी जी, बोलें सर। तो ये जो प्रतिक्रिया का मैंने सबसे बड़ा प्रतिक्रिया देखी, वो देखी सबसे पहले तो ओमान के जो चीफ प्रीस्ट थे उनकी तरफ से, और जब एक किसी खाड़ी के देश के, चाहे वो छोटा देश हो ओमान, उसके चीफ प्रीस्ट ने कहा होगा, तो वो चीज बहुत तेजी से दूसरे प्रीस्ट्स को, जो दूसरे रिलीजियस फिगर्स हैं दूसरे देशों में, उनको भी प्रभावित की होगी। और चाहे इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो अरब धर्मावलंबी हैं वहां पर, जो रिलीजियस हेड्स हैं अरब, उनके पास भी शक्ति है, और जो राजघराने हैं वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से भी चलते हैं,
ये अगर आप अरब का इतिहास उठाकर देखें न 50s से या 40s से, तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी। तो एक तो सोसाइटी ने जो सोशल मीडिया पे अभियान चलाया था, मुझे लगता है उसकी प्रतिक्रिया सरकार ने दी थी, क्योंकि सरकार ने इनिशियली नहीं दी थी वहां की। और फिर उसके बाद जो धर्मावलंबी आए थे इसमें, उसकी भी एक प्रतिक्रिया थी जो बाद में सरकारों ने व्यक्त की। इनिशियली सरकारों ने कुछ नहीं कहा था। सच गुलेश भाई, क्या आप देखते हैं कि अमेरिका इतने तारीफों के पुल बांध रहा है भारत के संदर्भ में, तो अब भारत को भी डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसा प्रेशर बनाना चाहिए, बहुत सकारात्मक प्रेशर, कि अमेरिका कुछ ऐसी बातें बोले कि जिससे इस तरीके से गल्फ के कुछ देश, मैं ये फिर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नाराज नहीं है, उनको मैनेज कर लिया गया है, हमारे पक्ष में और सकारात्मक माहौल अमेरिका बनाए, बयानों की जहां तक बात है। बाकी तो धरातल पर तो सब कुछ आता है जब हम काम करते हैं या एक दूसरे के साथ सहयोग आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमको अमेरिका की जरूरत है इसमें। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जो गल्फ के स्टेट्स हैं, इनसे हमारे 1-to-1 जो रिलेशनशिप है इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम हर क्राइसिस को टेकल कर सकते हैं। उनसे संवाद स्थापित करने के लिए हमको आवश्यकता नहीं है किसी यूनाइटेड स्टेट्स की। जी, लेकिन आप मानते हैं कि गल्फ के उन देशों के साथ जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं और जो नाराज देशों में बताए जा रहे हैं, हालांकि फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि भारत ने उनको पूरी तरह से मैनेज कर लिया है आधिकारिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि इनके साथ अमेरिका के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक सहयोग हैं उसके दायरे लगातार बढ़ेंगे और इसी तरीके से वहां के मंत्रालयों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से इस तरह के बयान आए, चूंकि अमेरिका भी गल्फ के कई देशों के साथ बहुत 1-to-1 के बड़े अच्छे संबंध हैं, तो इस तरीके से भारत और अमेरिका की एक ताकत ये देश भी देखेंगे और फिर हम साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तो ये जितना भी कुछ अभी लगा है कि हमने कुछ नुकसान झेला है, वो सब कुछ की भरपाई हो जा सकती है डिप्लोमेटिक तरीके से। दिवाकर जी, मुझे क्या लगता है कि अगर हम अमेरिका का यूज करेंगे इसमें, तो चीजें अच्छी नहीं होंगी और खराब हो सकती हैं बनिस्बत कि हम खुद बात करें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक की तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के ऊपर कर रहा है, तो वो ग्रेजुअली हट रहा है मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ से। और आप इसका सबसे बड़े, यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है, तो जब तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मोहम्मद बिन जायद को उन्होंने फोन किया जो बाइडेन ने, और MBS जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं उनको फोन किया, तो उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि व्हाइट हाउस से फोन किसी गल्फ मोनार्क को जा रहा है और फोन उठाया नहीं जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। फिर ये गल्फ के जितने भी देश हैं, इन सब ने रशिया के खिलाफ UN में वोट नहीं किया। और अभी 10-15 दिन पहले की बात है, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है, 6 जो बड़े पावरफुल देश हैं, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर आते हैं। ये पावरफुल भी हैं, ये पेट्रोल एक्सपोर्टर भी हैं, ये पैसे वाले भी हैं। तो इनका जो फोरम है GCC, जो कि यूरोपियन यूनियन जैसा आप कह सकते हो कुछ हद तक, जिसमें करेंसी एक नहीं है लेकिन बाकी बहुत सारे रूल्स एक जैसे हैं इनके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रशिया को सैंक्शन नहीं करेंगे। फिर आप ये देखिए कि किस प्रकार से इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये देश नजदीक आ रहे हैं। ये नजदीक क्यों आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रेमवश आ रहे हैं। इनकी भी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। और इनकी जो अरेंज मैरिज चल रही है वो अमेरिका के विड्रॉल से चल रही है। जी, तो मुझे लगता है कि भारत यदि खुद बात करता है, वो कर रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि हम अमेरिका का उपयोग करें, क्योंकि अमेरिका वहां से एक तरह से हटता हुआ पावर है। उस गल्फ को, पर्शियन गल्फ को छोड़ रहा है। आप हो सकता है कुछ समय में ये भी देखें कि इराक से भी अपनी फोर्सेस का विड्रॉ कर ले। और मेरा दिमाग ठनका था, सच बोलूं ना आपको मैं,
तो आज से 4 महीने पहले के आसपास जब फॉरेन पॉलिसी के नाम का जो अखबार आता है, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने लगभग 2 पेज का आर्टिकल दिया था जो पोलिसियारो फ्रंट है जिसका मोरक्को से विवाद चल रहा है उसके ऊपर। मतलब अमेरिका वहां से भी निकलना चाहता है। लेकिन गुलेश भाई, एक बहुत गहराई से आप बात कर रहे हैं। एक सवाल बनता है, कम से कम हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान, और पड़ोस तो बदल नहीं सकता, हालांकि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में नहीं है, लेकिन भारत की मुश्किलें जहां भी बढ़ती हैं वो बोलता है, हो जाएगा। तो इस पूरे विवाद में वो भी कूदा है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसने भी आग में घी डालने का काम किया। हालांकि उसके कहने से 18 देश 17 देश जितने भी हैं ये गल्फ के, ये नाराज नहीं हुए हैं। लेकिन अमेरिका को हम साथ लेकर के पाकिस्तान को तो कुछ संदेश दे ही सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपनी मौत मर रहा है। वहां इतनी क्राइसिस है कि हम अपनी डिप्लोमेसी को सही चलाएं। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली हालत भी अच्छी नहीं है। अभी आपको पता है कि कराची जैसे शहर में अभी 2-3 दिन पहले शायद 18 घंटे बिजली नहीं थी, और अब पूरे पाकिस्तान में शायद 3 घंटे प्रतिदिन के कट हो रहा है, और सरकारी ऑफिसेस को भी 6 की जगह 5 दिन चलाया जा रहा है। बाजारों के लिए भी कुछ नए नियम आए हैं कि इतनी बजे के बाद बाजार नहीं खुल सकते। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि पाकिस्तान में जो अधिकांश बिजली बनती है वो तेल से बनती है, क्रूड ऑयल का यूज करके, पेट्रोल डीजल से उससे बनती है, ना कि कोयले से या न्यूक्लियर से बनती हो। अगर पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ होते तो क्रेडिट लाइन ऑफर हो जाता और तेल मिल जाता। नहीं है। लेकिन आप, अंतिम सवाल तो हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि इतनी तारीफ कर रहा है, चीन को तो मिर्ची लग रही होगी। चीन को क्या एक मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है जिस तरीके से अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है? यह सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, चीन को बिल्कुल मिर्ची तो लगेगी, मनोवैज्ञानिक मिर्ची तो लगेगी, लेकिन मैं आज भी उस बात को मेंटेन करता हूं जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूं। यूक्रेन जंग के समय अमेरिका सबसे बड़ी गलती कर रहा है, रशिया को प्रतिद्वंदी बनाकर अपनी शक्ति को उधर व्यर्थ करके। पूरी शक्ति लगानी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को चीन के खिलाफ, वो ज्यादा कारगर होगा। लेकिन अमेरिका या कोई भी देश, फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत के खिलाफ बोलेगा तो उनको अच्छा लगेगा, और भारत के फेवर में बोलेगा तो मिर्ची लगेगी। अभी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ जो चल रहा था उसमें डेफिनेटली उसको सुख प्राप्त हुआ होगा, और जो अमेरिका ने कहा उससे उसको दुख प्राप्त हुआ होगा। तो चीन एक एडवर्सरी, लॉन्ग टर्म एडवर्सरी है। हम कह सकते हैं अभी तो कॉम्पिटिटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म एडवर्सरी है। उस एडवर्सरी से जूझना हमको भी है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी है। इसीलिए ये जो अरेंज मैरिज है आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है जब तक के वो एडवर्सरी है तब तक के वो अरेंज मैरिज अच्छी चलेगी। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो अरेंज मैरिज है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा और तारीफ अभी और की जाएगी? देखिए, कोई भी मैरिज जियोपॉलिटिक्स में तो वैश्विक जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मैरिजेस परमानेंट नहीं होती है, लेकिन ये इस मैरिज की लाइफ जब तक है जब तक चीन की शक्ति है। जिस दिन चीन खत्म होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, यूएसएसआर को तोड़ना था तो पाकिस्तान की और अमेरिका की अरेंज मैरिज हो गई थी अफगानिस्तान में, सोवियत अफगान वॉर के समय। बहुत प्रगाढ़ अरेंज मैरिज थी, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप ये सोचिए कि जब अफगानिस्तान पर यूएसएसआर ने हमला किया था उसके कुछ ही समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए थे, और कुछ एम्बेसी के बाहर भी हुआ था। यूएस एम्बेसी पे शायद आगजनी करने की वहां कोशिश की गई थी। ये सब चीजें हुई थी जिससे बहुत कड़वाहट थी दोनों देशों के संबंधों में। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान पर हमला हुआ, वो चार्ली विल्सन वहां के जो सेनेटर थे वो लगे कि अब जो है अफगानिस्तान में हमको हथियार पंप करने हैं, हमको मदद करनी है, तो इनकी अरेंज मैरिज हो गई। फिर वो जब अफगान वॉर खत्म हुई और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब फिर इसमें वापस से दरार पड़ना शुरू हुई। जैसे ही वो WTC पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है और फिर अफगानिस्तान में
अमेरिका को बॉम्बिंग कर ली थी, फिर अरेंज मैरिज हो गई, उसकी वजह से ये हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर वापस अच्छी चलने लगी, बिलियंस ऑफ डॉलर की एड आना शुरू हुई। जब वहां से निकल गए तो अब पाकिस्तान कुछ भी करे मतलब नहीं है। तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है जहां अपना स्वयं का हित देखा जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि हिंदुस्तान की और अमेरिका की मैरिज जब तक बहुत खूबसूरत चलेगी, तब तक चलेगी जब तक के चीन जो है वो समस्या है, और चीन लॉन्ग टर्म समस्या है। इसलिए मैं कहता हूं अभी दशकों तक भारत की सुखद वैवाहिक जीवन भारत और अमेरिका का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और कुल मिलाकर के मैरिज के इर्द गिर्द और उसके दायरे में इन संबंधों को